ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट योर कॉस्ट इन अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, which is your paper number 3 of CA Intermediate. So let us see how many chapters are there. There are around 15 chapters. The first chapter is Introduction to Cost and Management Accounting. Second one is Material Cost, and way by way, when we move on, you can recall each and every chapter. So these are the notes of CA Dinesh Jain sir, which you can easily access through his website, or you can easily access it even through Telegram channel. I will even put it in the description box so that you can get the notes from there. These are very good notes, and even during my preparation, I used his notes. So I have done self study of this subject. So let us see what does the these are the chapters. These are chapter number 1 से लेकर chapter number 15 तक है. मैं English language इस्तेमाल करूंगा समझाते समय, एंड मैं 15 चैप्टर्स आपको पूरे पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स हम डिटेल में करेंगे, पूरा फुल कोर्स करेंगे, और आई थिंक ये अराउंड 30 डेज में हमारा कवर अप हो जाएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आपका सब्जेक्ट है. सो द फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, विच इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो ये चैप्टर पूरा पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, लेकिन ये आपका बेसिक चैप्टर है. अगर आपको ये बेसिक चैप्टर समझ नहीं आया, देन इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आपको कॉस्टिंग में थोड़ी दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि आप उन टर्म्स से रूबरू नहीं हो पाएंगे जो टर्म्स बेसिक हैं. तो ये बेसिक टर्म्स आपको समझनी बहुत जरूरी है, और इवन इसके पेपर में आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा ऑफ योर कॉस्टिंग पेपर, उसमें इस चैप्टर से आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चंस इजीली पूछ लिए जाते हैं. तो इस चैप्टर का वेटेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. और कॉस्टिंग से रिलेटेड एक मिथ है कि आप इसकी थ्योरी ना करें, आप इसका प्रैक्टिकल कर लें. अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊं तो इसमें अगर आपने अच्छे से थ्योरी नहीं करी एंड जस्ट आपने प्रैक्टिकल सॉल्व कर लिया, थ्योरी छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी, तो उसमें क्या होगा कि आपका थ्योरी से रिलेटेड अगर पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मेरे अटेम्प्ट में इवन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी अलग से थ्योरी के पार्ट्स बना के दो दो क्वेश्चंस पूछ रखे थे. तो वहां पर आपको दिक्कत आ जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और अगर आपको प्रैक्टिकल का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप थ्योरी का क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे. तो इसलिए मेरा ओपिनियन है कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अच्छे से करें. So let us start with the first chapter, which is Introduction to Cost and Management Accounting. So let us start. The first question is define certain terms. ये हमसे कह रहा है डिफाइन करने के लिए जो बिल्कुल बेसिक टर्म्स है, और आपको इन बेसिक टर्म्स का बिल्कुल पता होना चाहिए. The first is cost. तो कॉस्ट क्या होता है? अगर मैं किसी भी लेमैन से पूछूं तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मतलब खर्चा. कॉस्ट मतलब खर्चा, और खर्चे के अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो उतना जो खर्चा आपका है उसमें आप प्रॉफिट ऐड करें, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. दैट्स द वेरी सिंपल थिंग. तो कॉस्ट की डेफिनेशन देखते हैं. कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी, बेसिकली वो पैसा जो कंपनी स्पेंड कर रही है ऑन द क्रिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए जो भी पैसा कंपनी खर्च कर रही है वो कॉस्ट है. सिंपल. एंड कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टेक्निक. बेसिकली एक टेक्निक है और एक प्रोसेस है जिससे हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं. व्हाट इज दिस असर्टेन? असर्टेन का मतलब होता है हम कॉस्ट को निकालते हैं जिसके बेसिस पे. तो ये कुछ इस पूरे कॉस्टिंग के सिलेबस में हम टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस ही पढ़ेंगे. तो वो सारे टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस जिसकी मदद से हम कॉस्ट को असर्टेन कर सकते हैं उन्हें कॉस्टिंग कहते हैं. जैसे इवन मैं आपका सिलेबस बताऊं तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बड़ी सारी टेक्निक्स हम देखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, एंड डिफरेंट थिंग्स देखेंगे जो आपके टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस से रिलेटेड होती हैं. ओके. तो these are the two definition. The first definition is cost. आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे तो आपको माइंड में और अच्छे से क्लैरिटी आएगी. सबसे पहली डेफिनेशन है कॉस्ट की. कॉस्ट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंपनी स्पेंड ऑन द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है?
कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, बेसिकली ये भी प्रोसेस है फॉर अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि एक प्रोसेस है जिससे हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। किस चीज की अकाउंटिंग कर सकते हैं? हम कॉस्ट की अकाउंटिंग कर सकते हैं। और ये शुरू किससे होता है? ये सबसे पहले इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं? हम दो चीजें रिकॉर्ड करते हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम। हम इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच, और बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं कॉस्ट को अकाउंट करता हूं। जो शुरू होता है, शुरुआत कैसे है? शुरुआत हो रही है विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एंड कैसे हो रहा है? एंड हो रहा है विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, जिसकी मदद से मैं दो चीजें कर सकूंगा। दीज आर द बेसिक टू बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। द फर्स्ट वन इज मैं कॉस्ट को असर्टेन कर पाऊंगा, एंड सेकंड वन इज मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर पाऊंगा। मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर पाऊंगा मतलब मैं कॉस्ट को कम कर पाऊंगा। अभी हम आगे कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल के बीच में इवन डिफरेंस भी देखेंगे। तो अभी तक हमने थ्री डेफिनेशन पढ़ी हैं। लेट अस रिकॉल ऑल दीज थ्री डेफिनेशंस टुगेदर। द फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंपनी स्पेंट ऑन द क्रिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, जिसकी मदद से मैं कॉस्ट को असर्टेन कर पाऊंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, जो जिससे मैं अकाउंटिंग करता हूँ कॉस्ट की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। और ये बिगिन कैसे होता है? विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। हम दो चीजें कर पाएंगे, एक तो कॉस्ट को असर्टेन कर पाएंगे, जो बेसिकली हम असर्टेन ही तो कर रहे हैं कॉस्ट को, और साथ ही साथ हम कॉस्ट को कंट्रोल भी कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब आप कहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी दोनों बिल्कुल एक जैसे शब्द लग रहे हैं। नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंसी बेसिकली एप्लीकेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग की। यस, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है। तो आप देख सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, मेथड्स, हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे अपने आगे वाले चैप्टर्स में आने पे, जैसे सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। टू द आर्ट साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, जिसकी मदद से मैं एक तो कॉस्ट को कंट्रोल कर पाऊंगा एंड साथ ही साथ में असर्टेन कर पाऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैं निकाल पाऊंगा। तो दीज आर द टू थिंग्स। तो एक बार इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ। एप्लीकेशन किसकी लगा रहा हूँ? प्रिंसिपल्स। जो भी मेरे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं मैं उनको एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स की, तो दो चीजों की, दो प्रिंसिपल्स की मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, एक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की। एंड अकाउंटिंग तो बहुत सिंपल है, अकाउंटिंग के तो लगा ही रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और मैनेजमेंट से आपका एक टर्म निकल के आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपका इवन पेपर नंबर 8 है, जिसमें आप डिटेल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं प्रिजर्व कर सकता हूँ, और इवन मैं स्टेक होल्डर्स की वैल्यू भी इंक्रीज कर सकता हूँ। इवन आपने इन योर बिजनेस स्टडीज, अगर आपको याद होगा, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी से क्या चाहिए होता है? कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर के प्राइसेस बढ़ाना। तो इधर हम यही कर रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू क्रिएट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो इट प्रोवाइड्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। बेसिकली कुछ मेरे को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी टू असेस डिसीजन मेकिंग, जिसकी मदद से मैं डिसीजन ले पाऊंगा। अभी तक जो आप अपनी सिंपल अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो आपका इवन पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 5, और इवन आपने 11th-12th एंड फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा होगा, तो वो सारी जो अकाउंटिंग थी उसमें आप क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस बना लिया, बैलेंस शीट्स बना ली एंड ऑल द थिंग्स बना ली। लेकिन इन द कॉस्ट अकाउंटिंग हम उस सारी चीजों को, कॉस्ट को पता करते हैं कि हाँ, ये जो कॉस्ट है, जैसे मटेरियल, आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में मटेरियल एंड लेबर लिख देते थे, लेकिन ये मटेरियल एंड ये लेबर की कॉस्ट निकाली कैसे, हम इस चीज को कॉस्टिंग में देखेंगे। एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली वो हमें बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हम डिसीजंस ले पाते हैं। कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज डिसीजंस ले पाती हैं। और कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? कॉस्ट मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन, बेसिकली जैसे आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी, यस, जैसे आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यस, इसी तरीके से कॉस्ट मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ
मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसकी मदद से मेरे को वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसकी मदद से मैं क्या कर पाऊंगा, प्लान कर पाऊंगा, मॉनिटर कर पाऊंगा और साथ ही साथ में अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी कर पाऊंगा। तो अभी तक हमने ये 6 डेफिनेशंस देखी हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आपको इन सबका पर्सपेक्टिव भी समझने की जरूरत है एंड आपको रिकॉल भी करना है, क्योंकि आगे इन डेफिनेशंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा एंड यू मस्ट नो द बेसिक टर्म्स। अगर आपसे कोई भी राह चलता पूछ ले, आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्टिंग क्या होती है, अगर आपको यही चीज नहीं पता तो आपका फ्लो कैसे बनेगा। तो इन सारी 6 डेफिनेशंस को एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंपनी स्पेंड ऑन द क्रिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टेक्निक है और एक प्रोसेस है जिसकी मदद से मैं असर्टेन कर सकता हूँ कॉस्ट को। और कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। और ये बिगिन कैसे होती है? विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंड कैसे होता है? विद द प्रिपरेशन ऑफ periodical statements and reports for ascertaining and controlling cost. Okay, next is cost accountancy. Basically cost accountancy क्या है? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किस चीज की है? याद करो, कॉस्टिंग की एप्लीकेशन है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है, और उनके प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द आर्ट, साइंस एंड प्रैक्टिस, जिसकी मदद से मैं 2 चीजें कर पाऊंगा। एक तो कॉस्ट को कंट्रोल कर पाऊंगा और साथ ही साथ में असर्टेन कर पाऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी को। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन किस चीज की है? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ से तो सिंपल निकल के आता है, अकाउंटिंग के और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से मैं क्या कर पाऊंगा? क्रिएट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ा पाऊंगा। और बेसिकली सिंपल सा मतलब है, ये मेरे को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे देगी जिसकी मदद से मैं क्या ले पाऊंगा? डिसीजंस ले पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड बेसिकली आप किस ढंग से डाटा को प्रेजेंट करेंगे जिससे आप क्या कर पाएंगे? आप प्लान कर पाएंगे कि आपको कॉस्ट को तो कंट्रोल करना ही है, आप देख पाएंगे कि मैं किस तरीके से आप प्लान कर पाएंगे, आप मॉनिटर कर पाएंगे और साथ ही साथ अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। तो बेसिकली ये आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, मेथड ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो क्या है ऑब्जेक्टिव्स कॉस्ट अकाउंटिंग के? तो अगर मैंने डेफिनेशन बताई थी तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक बार चलते हैं, वैसे आपको थोड़ी बहुत याद होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट दैट बिगिंस विद द रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। बेसिकली इन दो से हमारे ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ जाते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया, कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट को असर्टेन करना। ठीक है, और कंट्रोल कर पाएंगे कॉस्ट को, मतलब कॉस्ट कंट्रोल। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स तो डेफिनेशन से ही हमें पता चल गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट असर्टेनमेंट क्या होता है। तुम्हें भी पता है कॉस्ट असर्टेनमेंट क्या होता है। कॉस्ट असर्टेनमेंट एक प्रोसेस है जिसकी मदद से मैं असर्टेन कर पाऊंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ओके, और जो मैंने कॉस्ट असर्टेन मतलब निकालना, जो मैंने कॉस्ट निकाली होगी उसको मैं कंपेयर करूंगा विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। और अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक होती है असर्टेन कॉस्ट जिसे हम बजटेड कॉस्ट कहते हैं, और एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड जो एक वेल डेवलप स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा होगा। तो मैं उस असर्टेन कॉस्ट को कंपेयर करूंगा विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। और अगर मेरे को कोई डेविएशन मतलब कोई भी मेरे को फ्लक्चुएशंस, कोई भी मेरे को डिफरेंस मिले, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाऊंगा। चलो इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट सपोज 100 रुपीज है और आपने बनाया उसे 110 में, तो जो आपके 100 रुपीज है वो है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट और 110 इज योर असर्टेन कॉस्ट। अब इन दोनों में 10 रुपए का डिफरेंस है, तो ये 10 रुपया इज द डेविएशन, एंड इस डेविएशन से तो कंपनी का नुकसान होगा। तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि किस जने ने ये काम किया। और कॉस्ट को मैं असर्टेन कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं पोस्ट कॉस्टिंग का सहारा ले सकता हूँ या कॉन्टिन्यूअस कॉस्टिंग का सहारा ले सकता हूँ, जो हम बहुत आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये दोनों टर्म्स होती क्या एक्चुअली में। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्ट असर्टेनमेंट। ओके, अब मेरे को कॉस्ट पता चल गई। अब मेरे को कॉस्ट पता चल गई तो बेसिकली मेरे को कॉस्ट पता है, मेरे को सेलिंग प्राइस तो सबको पता होता है भाई, मार्केट में जाते हो
कोई भी चीज खरीदते हो उस पर सेलिंग प्राइस इज मेंशन, तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमें प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, तो हमें प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। यस, और इवन अगर आपको प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज पड़ा है, जैसे कंपनी 20% प्रॉफिट कमाती है ऑन दैट सर्टेन प्रोडक्ट की कॉस्ट पे लगाती है एंड बेचती है, तो इवन आपको उधर से सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कंपनी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी। मेन इज द कॉस्ट ना, आपको कॉस्ट पता है तो आपका हो गया। एंड सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो, अब सेलिंग प्राइस किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, बेसिकली एक तो कॉस्ट से इन्फ्लुएंस होता है, सेकंड वन इज मार्केट कंडीशन, कि मार्केट में क्या कंडीशंस चल रही हैं। कई बार हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसी कंडीशंस होती हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल होती है, जैसे कोविड। कोविड इज द कंडीशन विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। However, in such a scenario, कंपनी को कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा जिससे वो प्रॉफिट्स कमा पाए। अगर जितनी कम कॉस्ट होगी उतने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। प्रॉफिट ऑफ एन एक्टिविटी को हम मैच करेंगे कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ ऑफ दैट एक्टिविटी। बेसिकली मैं कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ मैच करूंगा तो आई विल गेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एक्टिविटी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम एक टारगेट कॉस्ट सेट करते हैं। टारगेट कॉस्ट किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ऑपरेशन की हम टारगेट कॉस्ट को सेट करते हैं और उस हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। सबसे पहले मैंने एक टारगेट लगा लिया, जैसे आप एक टारगेट कॉस्ट लगा ली, लाइक ये जो डिपार्टमेंट है ये 100 रुपीज पर प्रोडक्ट बना पाएगा, तो दैट विल बी माई टारगेट कॉस्ट सपोज। एंड देन आई विल मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस की मतलब एक्चुअली में कॉस्ट कितनी इंकर हुई है। Then I investigate the reason for the deviation in the target cost and I will take the corrective measure. आपको ये सारी चीजें पढ़ी पढ़ाई लग रही होंगी with the cost ascertainment। तो उसमें भी हम वही कर रहे थे, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट को असर्टेन कॉस्ट के साथ कंपेयर कर रहे थे एंड देन डेविएशन से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे थे। कॉस्ट कंट्रोल में भी हम यही करते हैं, टारगेट को सेटअप करते हैं और अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और अगर मेरे को कोई डेविएशन मिलती है बिटवीन द एक्चुअल एंड द टारगेट कॉस्ट, एक्चुअल और टारगेट कॉस्ट के बीच में अगर मेरे को कोई भी डेविएशन मिलेगी देन आई विल टेक अप द करेक्टिव एक्शन, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूंगा। ओके, अच्छा, अब ये बहुतों के नहीं पता होता कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस इज दैट कि यहाँ तो मैं डेविएशन चलो निकाल रहा हूँ, बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन उस चीज का दाम ही कम कर देना, मतलब एक अचीवमेंट है जिससे मैं रियल एंड परमानेंट रिडक्शन कर पाऊंगा। मैं बिल्कुल घटा दूंगा, परमानेंटली मैं रिडक्शन कर पाऊंगा, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ गुड। जो भी मैंने गुड बनाया या कोई भी मैंने सर्विस रेंडर की है, मतलब सर्विस प्रोवाइड की है, उसकी कॉस्ट को मैं परमानेंटली कम कर रहा हूँ। अब आप सोचोगे परमानेंटली कम कर रहे हो तो शायद क्वालिटी अफेक्ट हो रही होगी उस चीज की, नहीं, क्वालिटी को बिना इम्पेयर करे उस यूनिट कॉस्ट को घटाना, दैट इज योर कॉस्ट रिडक्शन। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज डिसीजन मेकिंग। हमने ये भी देखा था डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजंस ले पाएंगे। अब डिसीजन मतलब क्या होता है, आपके पास 2-3 कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे, मतलब 2-3 चीजें आपके पास होंगी, आपको उनमें से एक चीज सिलेक्ट करनी है, दैट इज द डिसीजन। लाइक आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपके पास 7-8 आपने सिलेक्ट करा है, उनमें से आपको 1 ही खरीदना है, तो आप एक डिसीजन लेते हैं। हाँ, आप फिजिबिलिटी देखते हैं, आप अलग अलग चीजें देखते हैं, तो उसी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग वही चीज गई है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अ 2 और मोर अल्टरनेटिव कोर्सेज। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जैसे कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप्स हैं, शटिंग डाउन और ऑपरेटिंग एंड लॉस। अगर आप लॉस पे अगर सपोज ऑपरेट कर रहे हैं, आपने एक शटडाउन कॉस्ट नाम सुना होगा, आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा और इवन माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा शटडाउन कॉस्ट के बारे में। अगर आप ऑपरेट करते हैं लॉस पे तो आप कई बार टेम्परेरी शटडाउन कर लेते हैं अपने बिजनेस को, ताकि आपकी इवन फिक्स कॉस्ट तो वो इंकर होगी लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो चलो कम हो जाएगी, और मेकिंग और बाइंग फ्रॉम आउटसाइड कहाँ से खरीदना है। तो बेसिकली दीज आर द डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट असर्टेनमेंट क्या होता है? कॉस्ट असर्टेनमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, और द असर्टेन कॉस्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेविएशन इन कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी असर्टेन आइदर थ्रू पोस्ट कॉस्टिंग और कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग। Second one is determination of selling price and profitability. Next is cost control, cost reduction, and the last one is decision making. चलिए, अब नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन।
तो अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि आपको कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन के बीच में डिफरेंस लिखना है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम एक टारगेट को सेट कर रहे थे, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर कर रहे थे, एंड अगर कोई भी डेविएशन आएगी तो उसके बेसिस पे हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन पॉइंट। सिमिलरली कॉस्ट रिडक्शन की भी आप वही डेफिनेशन लिख देना कि रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड और सर्विस। ओके, अच्छा, आपको क्या चीज लगती है कि जो पास्ट पे फोकस कर रही है और क्या चीज लगती है जो फ्यूचर पे फोकस कर रही है? यस, कॉस्ट कंट्रोल जो है वो पास्ट पे फोकस कर रही है, जो हो चुका काम उससे के बेसिस पे तो मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ, तो बेसिकली इट एम्फेसिस ऑन पास्ट। जबकि कॉस्ट रिडक्शन में हम देख रहे हैं कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ही कम हो जाए, परमानेंटली रिडक्शन हो जाए इन द यूनिट कॉस्ट ना, तो ये बेसिकली प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे एम्फेसाइज मतलब जोर देती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इज दिस इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन, यस, और दिस वन इज अ करेक्टिव फंक्शन। प्रिवेंटिव फंक्शन कैसे? अगर किसी डिपार्टमेंट की गलती से या किसी जने की गलती से अगर कुछ ऐसी चीज हो रही है तो हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, तो करेक्टिव एक्शन लेना इज इटसेल्फ अ प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंटिव फंक्शन, और वहां पर मैं करेक्टिव फंक्शन ले रहा हूँ। यस, एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हेन टारगेट्स आर अचीव, कॉस्ट कंट्रोल का बैंड होता है, जैसे ही जब मेरे टारगेट्स अचीव हो गए तब मैं कॉस्ट कंट्रोल खत्म कर देता हूँ, एंड कॉस्ट रिडक्शन का कोई विजिबल एंड नहीं है। अब आप कहेंगे ये कैसे, लास्ट वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। देखो, कॉस्ट कंट्रोल जो है वो एंड हो जाएगा जब टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। टारगेट्स अचीव मतलब आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट और जो आपकी मतलब टारगेट जो आपकी टारगेट कॉस्ट है और आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, अगर उसके बीच में कोई वेरिएंस ही नहीं हुआ, सपोज 100 इज दैट 100 इज द सेम, तो कोई वेरिएंस नहीं है, तो इसका तो जब टारगेट्स अचीव हो गए तो भी खत्म। और जबकि कॉस्ट रिडक्शन का तो कोई बेसिकली इसका तो कोई विजिबल एंड ही नहीं है। आप तो समझोगे कि जो मेरे प्रोडक्ट जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट कम होती जाए, तो इसका कोई विजिबल एंड ही नहीं है। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आप कहेंगे स्कोप, अभी तो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द डिफरेंट। इंस्टीट्यूट इधर से आपके साथ गेम खेल सकता है, आपसे पूछ लिया स्कोप एंड आप लिखा है ऑब्जेक्टिव्स, तो बहुत रिपीटेटिव आपको रिवीजन करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट में। ओके, सो स्कोप में दो तो बहुत सिंपल है। स्कोप के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप कॉस्टिंग की डेफिनेशन लिखाना पेपर में। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, देन आप कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखाना। कॉस्ट अकाउंटिंग की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखी है। इट इज अ प्रोसेस of ascertaining cost of a product or service that begins with the recording of income and expenditure and with the preparation of periodical statement and report for ascertaining and controlling cost. Okay, नेक्स्ट इज कॉस्ट एनालिसिस। हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब हम वो फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट में डेविएशन आ रही है, डिफरेंसेस आ रही है, वेरिएंस आ रही है। यस, तो इट is a process of finding out the factors responsible for variance in actual cost and from the budgeted cost, or then we will fix the responsibility. वही एक ही चीज को अलग अलग नामों से बोला जा रहा है। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट कंपैरिजन के अंदर बेसिकली हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब डिसीजन लेते हैं। डिसीजन में भी तो हम यही करते थे ना, हम फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन वी सिलेक्ट सर्टेन अल्टरनेटिव ना। तो बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट कंपैरिजन में भी वही कर रहे हैं। अब कॉस्ट कंपैरिजन हम किस किस के बेसिस पे कर सकते हैं? जैसे आप फोन्स के बेसिस पे भी कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं कि अगर आपको एक बहुत ही ढंग का अच्छा सा फोन बनाना है तो उसकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी डिफरेंट होगी, एंड यस, और इवन जो मटेरियल आप उसके अंदर यूज करेंगे तो वो भी अलग अलग होगा। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करना, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस, एंड कॉस्ट ऑफ द सेम प्रोडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पहले मोबाइल फोन्स बनाना बहुत महंगे आते थे, पहले मोबाइल फोन्स, अब आजकल सस्ते भी आने लग गए हैं। तो ये चीज हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज द कॉस्ट अभी कम हो रही है कंपनीज की ना इनको बनाने की, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा इवॉल्व हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल की। कॉस्ट कंट्रोल की डेफिनेशन अभी पढ़ाई थी इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिपोर्ट। कॉस्ट रिपोर्ट, ओके, तो व्हाट इज कॉस्ट रिपोर्ट? कॉस्ट रिपोर्ट, अब आप कोई भी चीज की रिपोर्ट बनाते हैं, आपने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में सुना होगा। चलो ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं, चलो आपकी स्कूल की रिपोर्ट, अगर आपको स्कूल से रिपोर्ट मिलती थी, मतलब आपकी मार्कशीट जो होती थी उसके अंदर, तो उसमें आप बेसिकली आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल्स लिखे होते थे कि आपने ये अच्छा, आपके इतने इतने मार्क्स सिक्योर हुए, आपका यहाँ, आपको बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल मिलता था कि आपको यहाँ पर इन सर्टेन सब्जेक्ट में ज्यादा काम करने की जरूरत है, इस सब्जेक्ट में कम काम करने की जरूरत है। उसी तरीके से कॉस्ट रिपोर्ट्स बनती हैं जिसकी मदद से हम बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं कि कौन से वर्कर ने कितना अच्छे से काम किया, हम प्लान और कंट्रोल कर पाते हैं, और साथ ही साथ मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। ओके, व्हाट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस? क्या आपने
कार का नाम सुने, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। चलो आप इसके बारे में बता देता हूँ। कंपनी कॉस्ट रिपोर्ट्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, बेसिकली दिस इज अ रूल। आप इसे इवन अपना ऑडिट के अंदर पढ़ेंगे एंड लॉ के अंदर भी पढ़ेंगे, ऑडिट वाले चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में। तो बेसिकली एक गवर्नमेंट ने भी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेचुटरी कंप्लायंस दे रखा है कंपनीज को, कंपनीज के ऊपर ये रूल लागू है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। ये कंपनी को करवाना पड़ता है। इवन कॉस्ट ऑडिट भी होता है बहुत सारी कंपनीज का, उन्हें मेंटेन करने पड़ते हैं अपने जो भी कॉस्ट रिपोर्ट्स होते हैं ना, उनको सारी कंपनीज को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड, सर्टेन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं रिगार्डिंग कि कितना लेबर यूटिलाइज हुआ, कितना मटेरियल लगा, कितनी दूसरी आइटम्स ऑफ कॉस्ट लगी, तो वो सब कुछ करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? अभी हमने इससे पहले डिफरेंस देखा था बिटवीन द कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, तो उधर से ही थोड़ा से पॉइंट्स थोड़ा सोचो, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप क्या लिख के आ सकते हो? सबसे पहले तो पेपर में डेफिनेशन ही लिखाना। कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो बहुत बार हो चुकी है, आप बता भी सकते हैं अब तो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट दैट बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट for ascertaining and controlling cost. Or management accounting is the accounting is basically the application of the principles of accounting and financial management. बेसिकली इसकी मदद से मैं क्रिएट कर पाता हूँ, प्रोटेक्ट कर पाता हूँ, प्रिजर्व कर सकता हूँ और इंक्रीज कर सकता हूँ मेरे स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को। ओके, आपको कौन सी चीज क्वालिटेटिव ज्यादा लग रही है और कौन सी चीज क्वांटिटेटिव लग रही है? यस, मैनेजमेंट इज बेसिकली द क्वांटिटेटिव और क्वालिटी ओरिएंटेड है। तो ये क्वालिटी ओरिएंटेड भी रिकॉर्ड करती है और क्वांटिटी मतलब नंबर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स भी रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे ही ज्यादा फोकस ऑन करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग आपको ऑब्जेक्टिव भी बताया था। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। असर्टेनमेंट हम करते हैं कॉस्ट का और साथ ही साथ हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। यस, और साथ ही साथ हम डिसीजंस ले पाते हैं। और यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्मेशन देती है जिसकी मदद से मैंने बताया था आप डिसीजंस ले पाते हैं। इन शॉर्ट हम डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन जिससे मैनेजमेंट प्लान कर पाएगी और कोऑर्डिनेशन कर पाएगी, मतलब एक तरीके से डिसीजन ले पाएगी। अब मेरे को बताओ किसका एरिया स्मॉल है, किसका एरिया लार्ज है? तो अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया इज वाइडर वन एज कम्पेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग तो डेली कॉस्ट असर्टेनमेंट के साथ कर रहा है ना, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है क्योंकि इसके अंदर आपकी बजटिंग आ जाती है, टैक्स प्लानिंग आ जाती है और बहुत सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने देखा था सर्टेन रूल्स होते हैं। यस, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जैसे हमने अभी कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट रिपोर्ट्स देखी थी और इवन कंपनी का स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी हमने देखा था, कॉस्ट ऑडिट एंड रिपोर्ट्स rules 2014. So yes, there is a statutory compliance, there is a statutory rules and regulations, while for management accounting there is nothing as such. Okay, now the next one is recording of data. Okay, मेरे को बताओ कौन सी चीज पास्ट से डील करती है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो हम बेसिकली पास्ट एंड प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम कुछ सर्टेन प्रोजेक्शंस भी करते हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर एंड हम वो सारी चीजें भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट ही, आप अगर आपका सब्जेक्ट क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आप तो दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। चलो मैं बता भी देता हूँ, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लास्ट के जो 3 चैप्टर्स है ना आपके, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट कॉस्टिंग, तो ये 3 चैप्टर्स आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है और बाकी सारे चैप्टर्स आपके कॉस्ट अकाउंटिंग एरिया से रिलेटेड है। ओके, नाउ डिफरेंशिएट करना है बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम योर 11th 12th बीकॉम में पढ़ा हो, इवन अपने फाउंडेशन में जो सारी चीजें पढ़ी हैं, दैट वन इज द वन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन देता था अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हम बैलेंस शीट बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, तो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता था रिगार्डिंग द बैलेंस शीट की कंपनी कैसा या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम असर्टेन करते हैं कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टू पर्पस, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। That's the one of the basic objective. Next one is recording of data. अच्छा मेरे को बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद द हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा आप रिकॉर्ड करते हैं, आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा। और यहाँ पर मैं हिस्टोरिकल के साथ साथ मैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, क्या होती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट? शांति रखो, आगे आएगा। ओके, नाउ यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत सारे यूजर्स होते हैं, लाइक योर शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन योर फाइनेंशियल अकाउंट, क्या बैलेंस शीट कितना शो कर रही है, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा।
वाइल कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ इंटरनल कंसर्न, यहाँ पर इंटरनल मैनेजमेंट ज्यादा इसको यूज करती है. टाइम पीरियड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 31 मार्च योर एंड डेट, एक साल के लिए आप बनाते हो, जबकि यहाँ पर आप कभी भी कहीं भी कभी भी बना लो, बीच में जब मर्जी आए तब बना लो कॉस्ट अकाउंटिंग को. ओके, नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ एक सेट फॉर्मेट होता है. आप बनाते हो ना जैसे लेजर्स में बनाते हैं, बिल्कुल डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, जर्नल के अंदर डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, तो देयर इज अ सेट पर्टिकुलर फॉर्मेट लेजर फोलियो या, और यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर. चलिए आगे चलते हैं. व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब ये ना कुछ सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं आपके कैटेगरी सी वाले क्वेश्चंस, पढ़ा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कैटेगरी ए एंड बी वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना एज कंपेयर टू कैटेगरी सी वाले क्वेश्चंस, क्योंकि सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ जस्ट पढ़ लिया ठीक है, देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ दीज, ये चीजें के आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं आपके एग्जामिनेशन में. तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन की मैं कहूंगा आपको ये चीजें पढ़ लेना, बस इतना इतना कर लेना, तो आप उतना उतना भी कर लोगे, दैट्स ऑल. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. अगर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाते हैं, यस, आपने इवन सीएमए के बारे में सुना होगा, इस सीएमए कोर्स के बारे में सुना होगा, तो इन कि क्या रोल्स एंड फंक्शंस होते हैं, चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो इनका रोल क्या है. सबसे पहले रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसकी मदद से हम डिसीजंस ले पाते हैं. हमने देखा भी था ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसकी मदद से मैं डिसीजंस ले पाता हूँ. यस, और मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, असिस्ट मतलब हेल्प करते हैं प्लानिंग में, मेजरमेंट में, इवेल्युएशन और कंट्रोल कर पाने में बिजनेस एक्टिविटीज को. और ये हेल्प करते हैं इन द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्रीज फॉर एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स. ओके, ना फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस क्या क्या है. फंक्शंस में सबसे पहले मैं कलेक्ट करता हूँ कॉस्ट को, जो भी मेरी कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन करता हूँ कॉस्ट को, कि यहाँ 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 इस पर्टिकुलर जगह इस पर्टिकुलर जगह इस पर्टिकुलर जगह मेरा खर्चा हुआ है, आई विल कलेक्ट देम ऑल. देन मैं असाइन करता हूँ कॉस्ट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ओके, तो मैं असाइन करता हूँ कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट में. अभी कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है बताऊंगा, शांति रखो, अभी आगे आएगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. एंड देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बजट सेट करता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. यस, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम एक बजट बनाते हैं एंड एक्चुअल्स को कंपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड. तभी तो ये डील करता है विद द पास्ट ना एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन. यस, एंड प्रोविजन फॉर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में हम प्रोविजन देखते हैं फॉर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. मतलब बेसिकली मैं डिसीजंस लेता हूँ, डिसीजन लाइक कि कितना कॉस्ट मेरे को फिक्सेशन करना है, क्या खर्चा कितना होना चाहिए, ये सब कुछ मैं डिसीजंस ले पाता हूँ. तो अगर मैं बात करूँ रोल्स एंड फंक्शंस की, तो देयर आर 3 रोल्स, और आप इसे याद कर सकते हैं विद आईपीसी. आईपीसी के थ्रू, दिस इज अ मेमोरी टेक्निक जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं. आई इज फॉर इन्फॉर्मेशन, बेसिकली ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग. पी इज फॉर प्लानिंग, यस ये असिस्ट करता है मैनेजमेंट को प्लानिंग में, मेजरमेंट में और साथ ही साथ कंट्रोलिंग में बिजनेस एक्टिविटीज के. एंड सी इज फॉर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, तो बेसिकली यहाँ पर मैं कॉस्ट एलोकेशन में हेल्प करता है. यस, ओके, नाउ द फंक्शन क्या है. फंक्शंस आर कलेक्शन, एनालाइजिंग, असाइन करते हैं, देन हम बजट्स बनाते हैं, और हम बेसिकली डिसीजंस भी ले पाते हैं विद द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ वो आर द यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. लेट अस सी कौन यूजर्स होते हैं. अब आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ लिया था, यूजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर इंटरनल मैनेजमेंट. यस, इंटरनल यूजर्स होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट. अब इंटरनल यूजर्स के अंदर कौन कौन आता है, आपके मैनेजर्स आते हैं. इसके आप बस केवल नेम लर्न कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ नेम ओनली. आपको जस्ट थोड़ा पता होना चाहिए, कोई अंदर का आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है इस वाले केस में. ओके, तो इसमें इंटरनल यूजर्स आर मैनेजर्स, ऑपरेशनल लेवल स्टाफ्स एंड एम्प्लॉयज आर द इंटरनल यूजर्स. और अगर मैं एक्सटर्नल यूजर्स की बात करूँ तो वो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज, आपके ऑडिटर्स को कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत होती है, शेयर होल्डर्स को जरूरत होती है, एंड क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स को भी इवन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वो भी यूजर्स होते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट एंड अकाउंटिंग सिस्टम. अच्छा कॉस्ट और अकाउंटिंग सिस्टम होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है. सबसे पहले तो आपका जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम है ना भैया, वो बिल्कुल टेलर मेड होना चाहिए. मतलब एक सिंपल प्रैक्टिकल टू द सिचुएशंस होना चाहिए. आपको बिल्कुल एक इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है.
तो योर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जो भी आपका कॉस्टिंग का सिस्टम है, देयर आर सर्टेन सिस्टम्स ऑफ कॉस्टिंग, हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में कि क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। तो वो सिस्टम्स आपके प्रैक्टिकल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने चाहिए। ओके, देन एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक, जो भी डेटा होना चाहिए दैट मस्ट बी एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक डेटा, ताकि आप गलत डिसीजंस ना लो। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, यस यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्लासिफिकेशन में, ट्रीटमेंट में एंड कॉस्ट को निकालने में। इंटीग्रेटेड एंड एक्सक्लूसिव, यस कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इंटीग्रेटेड होती है विद द अदर सिस्टम्स, मतलब दूसरे चीजों के साथ बिल्कुल इंटीग्रेटेड होती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी डिफरेंट, बाकी सब्जेक्ट्स एक तरफ, कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरफ, नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग इंटीग्रेटेड है, मतलब उनसे उनके डेटास का भी तो इस्तेमाल करते हैं हम। यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा का इस्तेमाल करते हैं, टैक्सेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च का भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव, यस सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल, आपके सिस्टम्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब आप इसमें चेंजेस, अमेंडमेंट्स कर सकें, यस तो आप इनमें मॉडिफिकेशंस कर सकें सिस्टम्स में। ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, मैनेजमेंट का फेथ होना चाहिए कि हाँ जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा सिस्टम है, तो देयर शुड बी अ मस्ट अ फेथ इन द कॉस्ट एंड कॉस्टिंग सिस्टम, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पिंग रहेगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन व्हिच इज what are the factors you have to consider before installing a good cost accounting system? तो अगर आपको cost accounting system किसी भी organization में लगाना है तो आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। ऊपर हमने पढ़ा था क्या क्या असेंशियल्स हैं अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए, अब क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सिंपल सी चीज है ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाने का, कि आपको या तो आप इसलिए लगा रहे हो ताकि एक प्राइस फिक्सेशन हो जाए, या फिर आप कॉस्ट कम करने के लिए लगा रहे हो, देयर मस्ट बी अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव ना। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि किस तरह का नेचर है आपके बिजनेस का। ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, यस ऑर्गेनाइजेशन मतलब टॉप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिस्टम लगा रहे हैं। नोइंग द प्रोडक्ट, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट पे किस तरह का लगता है, जैसे सर्विस जो होती है उस पर सर्विस कॉस्टिंग लगती है, कुछ बैच से रिलेटेड होती है उस पर बैच कॉस्टिंग लगती है। तो देयर आर सर्टेन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, तो आपको नेचर ऑफ प्रोडक्ट जरूर पता होना चाहिए। आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए भी आप नेम लर्न कर लीजिए बिकॉज दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस कम ही है रेलेवेंटली। तो फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, ऑब्जेक्टिव देखना है आपको, देन आपको नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री को कंसीडर करना है, देन आपको ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को कंसीडर करना है कि टॉप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट, देन आपको प्रोडक्ट को जानना है कि फिर उसके बाद आपको उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को, इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, यस इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन आपको देखना है, मतलब इंफॉर्मेशन जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को चाहिए ना, दैट इज इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन। जैसे एक आपको पर्टिकुलर कोई भी चीज चाहिए, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स भरना है या क्वांटिटी स्टॉक डिटेल्स भरना है, तो उसके अंदर भी इवन आपकी कॉस्टिंग से रिलेटेड चीजें आती हैं, तो इन्फॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन के फैक्टर्स को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, देखो आपके जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना वो दो मेथड से मेंटेन हो सकता है, वन इज इंटीग्रेटेड मेथड, इंटीग्रेटेड सिस्टम, एंड सेकंड वन इज नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो आपका है चैप्टर नंबर 7, हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को भी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड ऑडिट, आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है, एंड इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स, यस इन्फॉर्मेशन जो भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से जनरेट की होगी आपको वो देखना है। अगर आपका जो बेसिकली इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन कॉस्टिंग सिस्टम से होनी चाहिए जो सीएट हो। अब ये सीएट क्या है, सीएट मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके अंदर होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, accuracy, yes there must be accuracy, and T is for timeliness, जब अवेलेबल इन अ टाइमली मैनर इजीली अवेलेबल हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ आईटी, आईटी का क्या इम्पैक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। ओके, सो देयर आर डिफरेंट इम्पैक्ट्स, द फर्स्ट वन इज दैट कि इसकी मदद से हमारा इंटीग्रेशन हो गया, यस डिफरेंट डिफरेंट हमने टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट हो गया, मतलब हमने बताया था दो सिस्टम्स होते हैं, वन इज इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड, तो इसने इंटीग्रेशन कर लिया डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज को आईटी ने, हम पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, इवन आज आरओसी के काम एंड बाकी जो डिफरेंट थिंग्स होती हैं पेपरलेस मैनर्स में होती हैं। ओके, रिसोर्स प्रोक्योरमेंट एंड मोबिलाइजेशन,
आपको रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इकट्ठे हुए रिसोर्सेज हो जाते हैं। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी असर्टेन इन एक्यूरेसी, हमें एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यूनिफॉर्मिटी है, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी आपकी होती है इन द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, एंड रियल टाइम बेसिस पे आप कॉस्ट एंड रेवेन्यू वेरिएंस रिपोर्ट्स बना सकते हैं। एंड ये एनालाइज करता है, एलिमिनेट करता है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। जब से आईटी आई है ना, जो भी आपकी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज थी ना, वो कम हो गई है। जैसे पेपरलेस था तो आपको सबमिट करना होता था, आजकल आप ऑनलाइन घर से बैठे बैठे सबमिट कर सकते हैं, तो ये चीज तो है ही। ओके, नाउ दिस टर्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दीज टर्म्स। यहाँ से क्वेश्चंस पक्के बनते हैं, लेकिन मैं एक बार आपके 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस एक बार करवा देता हूँ, फिर हम आएंगे 12th क्वेश्चन पे। तो एक बार अभी तक हमने जितने भी 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस किए हैं, एक बार हम सारे के सारे क्वेश्चंस दोबारा से देख लेते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में गया था रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स। तो एक बार मैं फास्ट ट्रैक मैनर में आपको सब कुछ रिकॉल करवा देता हूँ, सो आपके लिए इजी रहेगा। और इवन आफ्टर एवरी सिंगल चैप्टर हम उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो भी अलग से अपलोड कर देंगे, जिससे आप इजीली उस चैप्टर को 30 मिनट्स में ग्रास्प कर सकें, और डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द चैप्टर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंपनी स्पेंट ऑन द क्रिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ, मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपके और अच्छे से क्लियर होगा, चाहे देख देख के बोल लो, बट थोड़ा माइंड में रिटेन रहता है। Cost accounting is defined as a process of accounting for cost, which begins with the reporting of income and expenditure and with the preparation of periodical statement and reports for ascertaining and controlling cost. Cost accountancy is application of costing and cost accounting principles, methods, and techniques to the art, science, and practice of cost control and ascertainment of profitability. Next one is management accounting. Management accounting के अंदर हम क्या कर रहे थे? It is the application of accounting and financial management to create, protect, preserve, and increase the value of the stakeholders, और जिसकी मदद से मैं decisions ले पाऊंगा. Okay. Next one is cost management. Cost management is application of the management accounting concepts, methods of collection, analysis and presentation of data, जिसकी मदद से मैं प्लान कर पाऊंगा, मॉनिटर कर पाऊंगा, और साथ ही साथ मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर पाऊंगा. Now what are the objectives? तो दो तो हमने सिंपली लर्न कर लिए थे, कॉस्ट असरटेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल, और इधर से मैं सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाऊंगा. कॉस्ट रिडक्शन is one of the objective and decision making. Now what is the difference between cost control and cost reduction? Cost control के अंदर हम टारगेट कॉस्ट सबसे पहले सेटअप कर रहे हैं, देन हम एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ उसको कंपेयर करते हैं, एंड जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है यस उसके साथ मैं कंपेयर करता हूं, और अगर कोई डेविएशंस होंगी तो फिक्स रिस्पांसिबिलिटी करते हैं. कॉस्ट रिडक्शन इज अ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस विदाउट असर्टेनिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. ओके, कौन सा एम्फेसिस कर रहा है पास्ट पे? Cost control, and it emphasizes on the present and future. Which one is preventive function? Cost control. And which one is corrective function? Cost reduction. Okay, cost control and हो जाएगा जैसे आपके टारगेट अचीव हो गए, cost reduction का कोई भी visible and नहीं है. चलिए, what is the scope of cost accounting? Costing is defined as a technique and process of ascertaining cost. Cost accounting है, cost analysis है, cost comparison, cost control, cost report, and statutory compliance. These are the scope. Okay. Now, what is the difference between cost accounting and management accounting? कौन सा आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग. कहां पर हम क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. किसका ऑब्जेक्टिव है? कॉस्ट को असर्टेन करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना. कॉस्ट अकाउंटिंग. किसका ऑब्जेक्टिव है? बेसिकली प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग लेने में. मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एरिया किसका वाइडर स्कोप है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन फॉलो करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर है. ओके, कहां पर डेटा का रिकॉर्डिंग? यहाँ पर प्रेजेंट एंड past and present information in the cost accounting and management accounting में there is a focus on the projections of figures, मतलब future की तरफ है. It emphasizes on future information. Yes. Okay. Difference बात करते हैं between financial accounting and cost accounting. कहाँ पर objective है financial performance, financial accounting. कहाँ पर objective है हमारा cost control and decision making में in the cost accounting. Okay. Recording of data. Which one records historical data? Financial accounting. कहाँ पर historical and predetermined दोनों cost record कर रहे हैं? Cost accounting के अंदर. कौन users हैं यहाँ पर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, गवर्नमेंट. और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इंटरनल मैनेजमेंट. ओके, टाइम पीरियड की अगर बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर हम 1 साल के लिए प्रिपेयर करते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जब भी हमारी मर्जी हो. ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. कहाँ एक सेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और कहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर. ओके, व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? रोल्स की बात करें तो क्या है? आईपीसी,
इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. P is for planning, measurement and evaluation, and C is for cost allocation. Okay, what are the functions? कलेक्टिंग करते हैं हम, एनालाइज करते हैं, हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बजट्स बनाते हैं, एंड हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी मदद से हम डिसीजंस ले सकते हैं. ओके, व्हाट आर द यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स आर मैनेजर्स, ऑपरेशन लेवल स्टाफ्स एंड एम्प्लॉइज. और एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर बहुत सारे आते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स एंड creditors and lenders. Okay, what are the essentials of good cost accounting system? मैं essential पूछ रहा हूँ, not the factors. तो essentials का कहते हैं informative, simple होना चाहिए, accurate होना चाहिए और authentic होना चाहिए, uniformity, consistency होनी चाहिए, okay, integrated and inclusive होना चाहिए, flexible and adaptive होना चाहिए और एक system पे हमारा trust होना चाहिए. Okay, now what are the factors to be considered before installing a cost accounting system? सबसे पहले तो आपको objective देखना है, देन आपको नेचर देखना है बिजनेस का, देन आपको ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, उसके प्रोडक्शन. सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव देखना है. देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखा, देन आपने बिजनेस का नेचर देखा, बिजनेस का नेचर देखने के बाद आपने उसका प्रोडक्ट का नेचर देखा, प्रोडक्ट का नेचर देखने के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस को जाना, फिर आपने इन्फॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स देखा. तो ये दो चीजें होंगी. एंड इसके बाद आपने मेथड देखा फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को देखा. ओके, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? एक तो इसने इंटीग्रेट किया सारे के सारे डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज को, हम पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं. इसने रिसोर्स प्रोक्योरमेंट एंड मोबिलाइजेशन किया है, इसने हम रियल टाइम बेसिस पे हमें सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, एंड इट एलिमिनेट द नॉन वैल्यूड एडेड एक्टिविटीज. ओके, नाउ लेट अस मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है? आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. अच्छा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अगर कार बना रहा हूँ, कोई कंपनी कार बना रही है, उस कार, वो जो कार जो बना रही है उसकी कॉस्ट को असर्टेन करना, मतलब वो जो कार जिसकी बेसिकली कॉस्ट को असरटेन कर रहे हैं, तो वो कार इज द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. यस, दैट पर्टिकुलर कार इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट. तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड. जैसे उस कार की मैंने सेपरेट मेजरमेंट की ना, तो वो कार कॉस्ट ऑब्जेक्ट है. तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट हम कर रहे हैं कॉस्ट की. कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी, प्रोसेस या इवन डिपार्टमेंट भी हो सकता है आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ओके, व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? देखो, हर चीज को हम यूनिट्स में मेजर करते हैं. तो द फिजिकल यूनिट्स, जिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को जिस यूनिट में मैं मेजर करता हूं, वो मेरा हो जाएगा कॉस्ट यूनिट. कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम, और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. कई जगह जैसे हम किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ मेरा किलोमीटर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड. तो बेसिकली दो यूनिट्स एक साथ आ गई. जैसे पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, अगर ट्रांसपोर्ट की अगर मैं कॉस्ट यूनिट की बात करूं तो उसकी यूनिट है पैसेंजर किलोमीटर. तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन. यहाँ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं दो चीजों का, पैसेंजर एंड किलोमीटर. तो दो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन रिलेशन विच कॉस्ट में बी असर्टेन और एक्सप्रेस, जिसके बेसिस पे मैं कॉस्ट को एक्सप्रेस करता हूँ. ठीक है, जैसे कॉस्ट पर टन ऑफ स्टील, कॉस्ट पर टन किलोमीटर और कॉस्ट पर मशीन आवर. कॉस्ट यूनिट आर यूजुअली यूनिट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट. बेसिकली ये फिजिकल मेजरमेंट की यूनिट्स होती है, लाइक नंबर हो गया, वेट हो गया, एरिया हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, वॉल्यूम्स हो गया. तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए. कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, एंड कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दीज, जिसके बेसिस पे मैं कॉस्ट को असर्टेन कर पाऊंगा और एक्सप्रेस कर पाऊंगा. अब यहाँ मेरे को कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो अब आप कहेंगे इन एग्जांपल्स को क्या लर्न करना है? यस, डेफिनेटली यू हैव टू लर्न. यस, मैं लिख देता हूँ, आपको इन्हें लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज ये सर्टेन थिंग्स हैं एंड आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए. एज अ कॉस्टिंग स्टूडेंट आपको इनकी यूनिट्स जरूर पता होनी चाहिए. सबसे पहले ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट यूनिट इज पैसेंजर किलोमीटर और टन किलोमीटर. ब्रूइंग की है बैरल. कॉल माइनिंग टन और टर्न. इंजीनियरिंग की है कॉन्ट्रैक्ट जॉब. ब्रिक मेकिंग की है थाउजेंड्स ब्रिक. गैस की है क्यूबिक फीट. पावर की है, पावर को हम KWH में करते हैं. यस, पावर को KWH, किलो वॉट आवर्स. यस, इसके बाद होटल. होटल के अंदर हम रहते हैं, तो ये हो गया आपका रूम डेज, जितने दिन आप रह रहे हो उस रूम में. हॉस्पिटल के लिए पेशेंट डेज, कितने दिन पेशेंट रह रहा है. स्टील के लिए टन. ऑयल के लिए बैरल, टन और लीटर, जैसे कितने टन ऑयल है, कितना लीटर ऑयल है. ऑटोमोबाइल नंबर्स के बेसिस पे ही होगा. सीमेंट, सीमेंट का कट्टा, बोरी, जो भी आप कहते हैं, तो बैग हो गया, या सीमेंट टन्स के बेसिस पे भी इज द कॉस्ट यूनिट. केमिकल, केमिकल के लिए किलोमीटर, किलोग्राम हो गया, सॉरी किलोमीटर नहीं है, किलोग्राम हो गया, टन हो गया, गैलन हो गया, लीटर हो गया, ये सारी चीजें हैं. क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल के लिए अकाउंट मेंटेन्ड है. सेलिंग के लिए कस्टमर कॉल, वैल्यू ऑफ सेल्स और ऑर्डर टेकन है.
ओके, मटेरियल स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए रिक्विजिशन यूनिट रिसीव्ड है, एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल रिकॉर्ड है. डोंट वरी, अगर आप इन्हें 2 और 3 टाइम्स पढ़ेंगे देन आपके माइंड में भी सारी चीजें बैठ जाएंगी. तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ. वैसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन का साइड वाला एक हाथ लगा सकते हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, तो इजीली रहेगा आपके लिए कि आप सारी चीजें आप को रिमेंबर, आप रिकॉल करने की मेरे साथ साथ कोशिश करना. ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर किलोमीटर, ब्रोइंग, बैरल, कोल माइनिंग, टन और टन. इंजीनियरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट या जॉब, ब्रिक मेकिंग के लिए थाउजेंड ब्रिक, गैस के लिए क्यूबिक फीट, पावर के लिए किलोवाट आवर, और होटल के लिए रूम डेज, हॉस्पिटल पेशेंट डेज, स्टील टन, ऑयल बैरल लीटर टन, ऑटोमोबाइल नंबर्स, सीमेंट टन और बैग. ओके, केमिकल के लिए लीटर गैलन और किलोग्राम. ओके, देन क्रेडिट कंट्रोल के लिए अकाउंट मेंटेन्ड, सेलिंग के लिए कस्टमर कॉल और वैल्यू ऑफ सेल्स या ऑर्डर्स टेकन, मटेरियल स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए रिक्विजिशन यूनिट रिसीव्ड और इशूड, एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल रिकॉर्ड्स. ओके, चलिए आगे चलते हैं. ये था. अब जो नेक्स्ट मेरे पास, अभी मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाई हैं. द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड वन इज कॉस्ट यूनिट, एंड द नेक्स्ट टर्म इज कॉस्ट ड्राइवर. ओके, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? देखो, कॉस्ट ड्राइवर इज द फैक्टर और वेरिएबल. बेसिकली ये वो फैक्टर या वो वेरिएबल है जो अफेक्ट करता है कॉस्ट के लेवल को. जो फैक्टर या जो लेवल, जो चीज, जो फैक्टर आपके कॉस्ट को अफेक्ट करे, दैट इज योर कॉस्ट ड्राइवर. बेसिकली जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करें. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे सेटअप अवर्स हो गए, कोई भी एक सेटअप एक्टिविटी के लिए जितने अवर्स हो गए, या आप जब ऑर्डर्स मंगवाते हैं अमेजोन या जो भी परचेज डिपार्टमेंट है, कितने ही नंबर ऑफ ऑर्डर्स हुए हैं, कितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हुए हैं, दैट विल बी द कॉस्ट ड्राइवर. नंबर ऑफ इंस्पेक्शन अवर किसी भी इंस्पेक्शन एक्टिविटी के लिए, लाइक एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए वो चीज के नंबर इज योर कॉस्ट ड्राइवर, क्योंकि वो नंबर ही तो अफेक्ट कर रहे हैं ना कितने कॉस्ट के लेवल को वो अफेक्ट कर रहे हैं. लाइक परचेज डिपार्टमेंट के लिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स आर द कॉस्ट ड्राइवर. ओके, नाउ जैसे अगर मैं बात करूं, एक सिंपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं. 15 किलोमीटर. यस, तो दैट किलोमीटर इज योर विच थिंग. ये किलोमीटर आपका बताओ क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है या कॉस्ट यूनिट है? कॉस्ट यूनिट है, सिंपल सी बात है. एंड दिस 15 इज योर कॉस्ट ड्राइवर, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहा है. इतना किलोमीटर हुआ तो इतना ये बेसिकली अफेक्ट कर रहा है. तो आगे वाला जो नंबर है या जो चीज है, दैट विल बी योर कॉस्ट ड्राइवर. जैसे नंबर ऑफ सेटअप अवर्स किसी भी सेटअप एक्टिविटी के लिए. आई थिंक 15 किलोमीटर के एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा. चलिए आगे चलते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? ओके, चलिए देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होते हैं और उसके टाइप्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होते हैं? नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कुछ. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले सेंटर, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ओके, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अथॉरिटी होगी. बिल्कुल, अथॉरिटी तो होगी. तो ये वो डिपार्टमेंट है जिसके पास एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और स्पेसिफिक अथॉरिटी होती है. उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कहते हैं. जैसे expenditure center, revenue center, cost center. These are the different types of center. Let us look. कितने तरह के होते हैं ये? तो 4 तरह के हैं ये. कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट. तो 4 तरह के कौन से हैं? कॉस्ट है, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट. अब डिटेल में इन सारे को देखते हैं. सबसे पहले कॉस्ट सेंटर की बात करते हैं. तो कॉस्ट सेंटर नाम से पता चल रहा है कॉस्ट के लिए कुछ आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है तो इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिगार्डिंग द कॉस्ट. ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीज ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट उसके कंट्रोल के अंदर है. मतलब कॉस्ट को ये कंट्रोल करेगा. और अब कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मैंने कहा था, आप मेजर करते हो, आप एक टारगेट सेट करते हो, आप एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट करते हो. तो जो आपकी कॉस्ट है उस स्टैंडर्ड के साथ आप मैच करते हो और कोई वेरिएंस नहीं होनी चाहिए. तो वो चीज आप देखते हो. तो कॉस्ट सेंटर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ कॉस्ट. परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट सेंटर इज मेजर्ड अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड और बजट. ओके, कॉस्ट सेंटर 2 तरह के होते हैं. वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर एंड सेकंड वन इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर. ओके, क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर? अच्छा, मैं एक चीज बता दूं. स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर के अंदर इनपुट आउटपुट रेशियो, यस, जो इनपुट और आउटपुट का रेशियो होता है ना, वो डिफाइंड होता है. जबकि डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर में इनपुट आउटपुट रेशियो बिल्कुल डिफाइंड नहीं होता. ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर जहां पर आउटपुट को आप मेजर कर सकते हो, जहां पर आउटपुट आप निकाल सकते हो, हाँ, जैसे गिन सकते हो. जैसे आप अपने नंबर ऑफ
कितने घंटा आपने पढ़ाई की, आप वो नंबर ऑफ आवर्स काउंट कर सकते हो, तो दैट काउंटेबल इज अ स्टैंडर्ड। एंड जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, चाहे इनपुट आउटपुट रेशियो आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको आप फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो आपका डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, R&D का काम, उसको आप कैसे फाइनेंशियल टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो, तो दैट विल बी योर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। ओके, तो हमने अभी कॉस्ट सेंटर के बारे में देख लिया, अब बाकी 3 और हमने देखे थे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। सो नेक्स्ट इज रेवेन्यू सेंटर। तो रेवेन्यू सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल की रेवेन्यू है, रेवेन्यू जनरेट हो। सेल्स डिपार्टमेंट का आपने नाम सुना होगा, यस, सो सेल्स डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यस, रेवेन्यू सेंटर डज नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर। इनका खर्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है, खर्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये इंकर कर सकते हैं कुछ खर्चे, वैसे इंकर कर सकते हैं जैसे सेल्स कमीशन, इन्होंने सेल्स एजेंट्स अपने अंदर अंडर कर रखे हैं, तो उनको कुछ कमीशन दे देते हैं। प्रॉफिट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एज वेल एज इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर, तभी तो प्रॉफिट होगा। और जैसे डिसेंट्रलाइज ब्रांचेस जो नीचे 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है, डिसेंट्रलाइज ब्रांचेस होती हैं, तो दीज आर द प्रॉफिट सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। अब आपने प्रॉफिट कमा लिया, जब तक उस प्रॉफिट को लगाया ही नहीं, अच्छे से इन्वेस्ट ही नहीं किया, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ROI। ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना जहां पर मैंने इन्वेस्ट किया उस पर मेरे को कितना रिटर्न मिला, दैट विल बी द मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है इनके इस तरीके से। जैसे महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न PSUs के बारे में सुना होगा। PSUs आर द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। यस, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब ऐसा नहीं है मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की इतनी अच्छाइयां गिनवा दी, इसके अंदर तब भी कुछ बुराइयां भी हैं, सब चीजों के अंदर कुछ ना कुछ बुराई होती है। तो इसकी क्या क्या लिमिटेशन है? द फर्स्ट वन इज एक्सपेंसिव। अब आप ये तो मानते हो अगर कोई कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करवा रही है तो कॉस्ट अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा, तो बेसिकली एक्सपेंसिव हो जाता है मनी। और आपको एडिशनल मैन पावर रखना पड़ता है, और साथ ही साथ आपको एडिशनल पैसा होगा। बेसिकली एडिशनल मैन पावर मीन्स एडिशनल मनी ना, फ्री में तो कोई काम करने वाला है नहीं। रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलेशन, ओके, ये आप थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर पाएंगे अगर आपने चैप्टर नंबर 7 जब पढ़ेंगे। मैं वैसे डिटेल में बता देता हूँ। जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बिल्कुल डिफर होती है। जो चीजें फाइनेंशियल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आती है और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं आती हैं। अब एंटिटी ने बनाया फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इसके बाद बनाया कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड चीज फॉलो कर रहे हो ना, तो उस केस में रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो उस चीज में आई थिंक रिकंसिलेशन की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर क्यों, ताकि अगर रिकंसिलेशन आप कर रहे हो, नॉन इंटीग्रेटेड आप बना रहे हो, तो आपको रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ती है विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर ये रिकंसिलेशन हो रहा है तो दो बार काम हो रहा है, आप 2 सेट ऑफ बुक्स बना रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग के अलग। इंटीग्रेटेड का मतलब यही है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक ही कंबाइंड बुक बनाते हो। यस, और जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग नॉन इंटीग्रेटेड में आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अलग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलग बुक्स बनाते हैं, तो इस केस में आपकी डुप्लीकेसी हो गई काम की, तो दैट विल बी अनदर लिमिटेशन। इनएफिशिएंसी, अब कॉस्ट अकाउंटिंग की ये नहीं है आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगा दिया तो आपकी कॉस्ट कम हो गई, नहीं, उसकी यूसेज कम करेगी। तो यही बहुत प्यारी लाइन है ये, कॉस्ट अकाउंटिंग इटसेल्फ डज नॉट कंट्रोल कॉस्ट बट इट्स यूसेज डज। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चंस। बस खत्म ही होने वाला है चैप्टर, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पर आपकी कॉस्ट क्लासिफिकेशंस हैं। अब अलग अलग डिफरेंट चीजों के बेसिस पे आप कॉस्ट को क्लासिफाई करना सीखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ओके, अगर मैं नेचर और एलिमेंट के बेसिस की अगर बात करूँ तो नेचर और एलिमेंट के बेसिस पे मैं कॉस्ट को कितने पार्ट्स में बांट सकता हूँ। ओके, तो मैं देखो, आपके लिए मेन चीजें हैं मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ये जो चीजें हैं ये आप आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, और इवन आपके 3 चैप्टर्स हैं सेपरेट इसके ऊपर, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाए। यस, आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग। एक मिनट रुको, कहाँ गया? ओके, चैप्टर पे ही ले गया, एक मिनट। या तो आपने देखा जैसे सेकेंड चैप्टर हमारे पास है, सेकेंड नंबर ऑफ चैप्टर, सेकेंड नंबर ऑफ चैप्टर इज मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट चैप्टर इज योर एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय मतलब लेबर कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स। तो आपके 3 चैप्टर्स हैं। तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग
ये 3 चैप्टर्स पे ही आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको मैक्सिमम कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑन द बेस हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे हम देख रहे थे, तो या नेचर या एलिमेंट बोल लो, उसके बेसिस पे देख रहे थे। तो उसके अंदर सबसे पहले मटेरियल आप देख सकते हो, मटेरियल, फिर इसके बाद आप लेबर देख सकते हो, फिर आप उसके बाद ओवरहेड्स चीज देख सकते हो। तो ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये आपका बिल्कुल बेस है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको आगे जाके दिक्कत आएगी आगे के चैप्टर्स में। अब देखो मटेरियल जो है, ये मैं कहाँ, देखो जो मेरा मटेरियल है, देखो मटेरियल है, मटेरियल जो कॉस्ट होती है वो 2 तरह की होती है, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, डायरेक्ट मटेरियल, अब जैसे कुछ चीजें होती हैं उनको बनाने के लिए, जैसे मैंने क्लोथ्स बनाए, क्लोथ्स को बनाने के लिए जो कपड़ा है, शर्ट, जो शर्ट बनाने के लिए जो मेरा कपड़ा है, वो कपड़ा मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। यस, मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जो चीजें मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वो चीज मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीजें मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वो मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल है। जैसे क्लोथ इन मेकिंग ऑफ शर्ट, ठीक है। और जो चीजों को मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट एम्प्लॉय की बात करते हैं। तो एम्प्लॉय मतलब लेबर, तो लेबर को मैं इकोनॉमिकली, जिस लेबर को मैं इकोनॉमिकली, डायरेक्ट वाली चीजों को मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो डेफिनेशंस इजीली आपके पास बन रही है। लेबर जिसको मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे अगर मेरा कोई एम्प्लॉय है जो एक्चुअल प्रोडक्शन में एंगेज है तो मैं उसको इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर को छोड़ के, बाकी जो भी मैंने खर्चे किए जिसको मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। जैसे मशीनरी है, मशीनरी को काम करने के लिए आपने हायर चार्जेस पे ले रखी है, हायर परचेज आप पढ़ेंगे भी, इवन योर चैप्टर है आपका हायर परचेज। तो अगर मैंने हायर चार्जेस पे मशीन ले रखी है तो वो खर्चे मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे आपने अपना रेंटेड अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं तो वो जो रेंट आप जो पे कर रहे हैं दैट विल बी डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर रेंटेड अपार्टमेंट में अगर कंपनी कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो दैट रेंट इज द कंपनीज डायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज इट कैन बी, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना उस खर्चे को। इनडायरेक्ट मटेरियल, जबकि वो मटेरियल जो आपके फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है या आप उसे इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। देखो डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन अगर मैं तुम्हें दोबारा गो थ्रू करवाऊं तो उसमें 2 चीजें कही थी, एक तो वो फिनिश प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है एंड सेकेंड वन इज हम उसे इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जो चीजें आपकी फिनिश प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं होती है वो आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल होती हैं। जैसे स्टोर्स, जहां पर आपने वो अपनी मशीन्स एंड बिल्डिंग्स को रखा है, मशीनरी को रखा है, वो जो स्टोर्स हैं आप उसकी कॉस्ट को इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर शर्ट बनाने में, अब मैंने एक पर्टिकुलर शर्ट बनाई, मेरे को ये तो पता चल जाएगा हाँ इतना कपड़ा लग रहा है, लेकिन जो मैंने उससे रिलेटेड मशीनरी इसको मैंने जहाँ स्टोर में रख रखा है उसकी कॉस्ट तो मैं पर शर्ट्स तो बहुत निकालना बहुत ही टिपिकल काम है, मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो लेकिन खर्चा तो है ही ना, तो उस खर्चे को मैं इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर काउंट करूंगा। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर वही सेम चीज है जिस में लेबर की कॉस्ट को मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। जैसे मेरे को जो मैंने सामान रॉ मटेरियल मंगवाया, मैंने सपोज कोई मशीन किसी ट्रैक्टर के थ्रू मंगवाया, तो जो ट्रैक्टर वाले भैया हैं अब वो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी लेंगे। अब मेरे पर्टिकुलर मशीन पर्टिकुलरली पर प्रोडक्ट के बेसिस पे मैं उस लेबर की कॉस्ट को कैसे निकाल लूं, तो वो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट लेबर। जैसे फॉरमैन एंड सुपरवाइजर की सैलरी, फॉरमैन जो नीचे बंदे काम कर रहे हैं, जैसे जो इंस्पेक्शन का काम करता है ना, अब उसकी कॉस्ट को मैं कैसे इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकूं, जो एक्चुअली उस शर्ट को बनाने के लिए है, हाँ मैं देख सकता हूँ उसकी कॉस्ट को मैं इजीली इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो वो मेरा डायरेक्ट लेबर के अंदर आएगा। और जिसकी मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कॉस्ट, वो मेरा इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली वो सारे खर्चे जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस से बिल्कुल अलग है, वो आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डायरेक्टली कन्वीनियंटली और होली एलोकेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर। आप एक पूरे कॉस्ट सेंटर को से मतलब डायरेक्टली कन्वीनियंटली और होली आप एलोकेट नहीं कर पाएंगे, जैसे फैक्ट्री के रेंट और रेट्स। ओके, ओवरहेड,
अब ओवरहेड इज नॉट अ डिफरेंट टर्म, जितने भी आपकी तीनों इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ये सारे तीनों के तीनों को मिला के इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ओवरहेड। यस, इन तीनों चीजों को मिला लो तो वो ओवरहेड है। अब आप कहेंगे अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स को मिलाऊं, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिलाऊं, तो वो चीज क्या बनेगी, उसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट की इन तीनों चीजों को ऐड करके मेरा ओवरहेड निकलता है, और डायरेक्ट की तीनों चीजों को ऐड करके मेरा जो निकलता है वो है प्राइम कॉस्ट। तो आप देख भी सकते हो, इट इज एन एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब समीशन, प्लस प्लस प्लस, it is an aggregate of indirect material, indirect labor and indirect expenses। और overhead को मैं divide कर सकता हूँ प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड्स में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। चलिए, ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जितनी भी मैंने अभी तक चीजें पढ़ाई हैं इस वाले क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका बेस है। ये बेस आपको अच्छे से ये बेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मेरे पास है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल आर द मटेरियल विच इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन द फिनिश प्रोडक्ट एंड जिसे मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जैसे वो कपड़ा इन मेकिंग शर्ट। जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल जो फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, जैसे स्टोर्स जो उस मशीनरी को स्टोर कर रहा है। ओके, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एम्प्लॉय बोल लो, डायरेक्ट लेबर बोल लो, एक ही बात है। तो जो वो लेबर जो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई है वो डायरेक्ट लेबर है, जैसे एम्प्लॉय जो एक्चुअल प्रोडक्शन में है। और इनडायरेक्ट लेबर जैसे वो टांगे वाला, वो जो ट्रैक्टर पे भैया आए थे, वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर है। उस फॉरमैन सुपरवाइजर की सैलरी वो आपका इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जिसको मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और जिसको मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जैसे फैक्ट्री का रेंट और रेट्स। ओके, नाउ ओवरहेड। ओवरहेड इज एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों चीजों को ऐड कर दूं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ओवरहेड। और अगर मैं डायरेक्ट वाली तीनों चीजों को ऐड कर दूं तो दैट बिकम्स प्राइम कॉस्ट। और ओवरहेड को मैं सब डिवाइड कर सकता हूँ प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। अब ये तीन चीजें समझो। सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ इन द प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड, प्रोडक्शन। देन मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे होते हैं उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काउंट करते हैं। एंड देन मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ इनटू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, ओके। कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, अभी आप इजीली बता सकते हो फंक्शन के बेसिस पे मैंने किया। वैसे तो एक तो मैं डायरेक्ट वाली तीनों चीजें लिख देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बाकी ये ओवरहेड, ओवरहेड, ओवरहेड वाले तो तीन फंक्शंस के बेसिस पे मैंने सब डिवाइड किए थे, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देख सकते हो, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। So this is on the basis of functions. Yes. Now cost classification on the basis of variability. अभी तक मैंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं नेचर की बात करूं तो हमने या एलिमेंट के बेसिस पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड देखा। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने देखा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, अच्छा, दो तरह की कॉस्ट होती है, तीन तरह की इवन बोल लूं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, जैसे कुछ चीजों की फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट मतलब जिसकी कॉस्ट चेंज ना हो, ये तो है ही, ये होना ही होना है खर्चा, किसी भी सेंस में खर्चा होना ही होना है। वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन के जितना ज्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन कम होगा उतना वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। जबकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी कॉस्ट सेमी वेरिएबल होती है, कुछ आधा फिक्स एंड आधा वेरिएबल पोर्शन ऑफ द कॉस्ट, उसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे फिक्स कॉस्ट की बात करें, वो कॉस्ट है जो इंकर करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए और जो अनअफेक्टेड होती है बाय द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं।
ये कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज नहीं होती है विद द चेंज इन आउटपुट, जैसे रेंट। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, इंक्रीज होती है द लेवल ऑफ एक्टिविटी विद द इंक्रीजेस इन वेरिएबल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। देखो जितना ज्यादा मेरा मटेरियल हो, जितना ज्यादा यूज करूंगा उतना ज्यादा मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, जितना लोगों को ज्यादा रखूंगा उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये दैट बिकम्स वेरी ना, तो जो चेंज हो रहा है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, दैट वन इज वेरिएबल कॉस्ट। और जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, अनअफेक्ट हो रहा है, अनअफेक्टेड। जैसे रेंट है, अगर मैं कोई रेंटेड अपार्टमेंट में दे रहा हूँ तो मेरे को रेंट उतना ही देना पड़ेगा, नो मैटर मैं एक जना रह रहा हूँ, मैं 2 जना रह रहा हूँ, आई विल गिव द सेम रेंट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द एरिया, जितना मैं एरिया इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेमी वेरिएबल द कॉस्ट, जिसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट दोनों आते हैं, और पार्टली अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। ओके, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को निकालने कैसे, आई थिंक आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आप चेंज निकाल लो कॉस्ट में, डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। आपने आई थिंक इस तरीके से एक देखा भी होगा, चेंज इन टीसी दैट इज योर टोटल कॉस्ट, जितना आपका टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय चेंज इन एन, जितना आपका यूनिट्स में चेंज हुआ है। यस, तो दैट बिकम्स अवर स्टेप 1। आपने वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ से आपकी वीसी पर यूनिट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल आ जाएगी। फिर आप टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। अब टोटल कॉस्ट के अंदर 2 चीजें हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मेरे को टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना है तो दैट बिकम्स टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा इधर से टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया ना, तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया तो मतलब मेरे पास टोटल कॉस्ट है, मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट इजीली निकल गया। ओके विद ओके, चलिए आगे चलते हैं। What are the methods to segregate semi-variable cost into fixed and variable cost? अब there are different methods. There are I think 5 methods are there, जिसके बेसिस पे मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में। एक तो हमने अभी सिंपल वाला देखा, बिल्कुल मेथड। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपको पता होना चाहिए। ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं बड़ी सारी कॉस्ट से रिलेटेड। तो एक मैं ग्राफ बनाता हूँ ऐसे करके, जितनी भी मेरे आउटपुट्स होते हैं मैं उसे नीचे लिखता हूँ, मतलब एक्स एक्सिस पे लिखता हूँ, और जितनी भी मेरी कॉस्ट होगा, कॉस्ट का कंपोनेंट होगा, उसे मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करूंगा। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग टोटल कॉस्ट डिफरेंट आउटपुट्स को मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो जो मेरे पास लेवल ऑफ आउटपुट है उन्हें मैं कहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे, और टोटल कॉस्ट को मैं कहाँ प्लॉट करता हूँ, वाई एक्सिस पे। और यहाँ से मैं एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालता हूँ, जैसे ये से एक बेस्ट फिट की एक मेरी लाइन आ गई। सपोज, एक मिनट रुको, ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, एक मिनट। या तो एक मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाला वो सारे पॉइंट्स को एलोकेट करके। सपोज मेरी ये वाली लाइन है, दिस इज माय लाइन ऑफ बेस्ट फिट लाइन। यस, तो मेरी बेस्ट फिट आ गई है, लाइन आ गई। तो यहाँ जितने भी मेरे पॉइंट है जहां पर ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो यहाँ तक की जो चीज है ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। यस, क्योंकि ये मेरी फिक्स्ड रह रही है, वो इंडिकेट करे टोटल फिक्स्ड कंपोनेंट इन द टोटल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट को मैं इजीली निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आई विल गेट वेरिएबल कॉस्ट। तो दिस इज वन ऑफ द ग्राफिकल मेथड। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं, विच इज हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड। व्हाट इज दिस हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड? अंडर दिस मेथड हम टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकालते हैं एट द हाई सेल्स पॉइंट। एक तो जो बहुत ही ज्यादा हाई मेरा सेल्स वॉल्यूम है और जितना मेरा लोएस्ट सेल्स वॉल्यूम है, अगर मैं इन दोनों चीजों को कंपेयर कर लूं देन मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूँ, और इवन मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर सकता हूँ इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का कैसे निकलेगा, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। वहां हम कर रहे थे चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, यहाँ पर मैं चेंज इन सेल्स के बेसिस पे निकाल रहा हूँ ना, इन द हाई एंड लो पॉइंट मेथड। नेक्स्ट इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड जो मैंने बताया तुम्हें, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। यस, दिस इज चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। दिस वन इज एनालिटिकल मेथड। तो यहाँ पर जो आपके एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं ना, वो प्रपोर्शन जज कर लेते हैं क्या फिक्स्ड है क्या वेरिएबल है। सॉरी, जो मैंने तुम्हें चेंज इन बाय चेंज इन एंड बताया ना, वो मेथड नंबर 4 है, विच इज कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। यस,
जबकि एनालिटिकल मेथड में जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस, जो बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो पता कर लेते हैं, हाँ थोड़ा उन्हें एक्सपीरियंस होता है रिगार्डिंग द इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होता रहता है तो आप पता कर सकते हो कि हाँ 60-40 यहाँ रेशियो समथिंग सर्टेन है, ऐसा कुछ है। तो दैट इज एनालिटिकल मेथड। एंड नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, जो हम देख चुके हैं। चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ से मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा, जिसके बेसिस पे मैं अपना फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूँ। ओके नेक्स्ट, एंड यहाँ पर ये लास्ट मेथड है विच इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड ये स्टैटिस्टिकल मेथड है। आपने फाउंडेशन में स्टैट्स लिया होगा तो वहां आपने स्टैटिस्टिकल मेथड ये सीखा होगा, लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसकी मदद से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑफ नंबर ऑब्जर्वेशंस। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। y is your total cost, m is the variable cost per unit, and x is the volume of output. Yes, कितना volume of output, and c is the fixed cost. y is equal to mx प्लस c। ये कुछ इतना मतलब वो नहीं है कि आप सोच रहे हो बहुत ही हटके सा चीज है। आपने देखो y is your total cost, c is your fixed cost, and this one is your variable cost. And variable cost कैसे निकालते हैं? Variable cost is affected by the volume of output, level of activity से affect होता है ना, जितना volume of production होगा, volume of output होगा। तो x will be your volume of output and this one is your variable cost per unit। and क्योंकि fixed cost is not affected by the volume of output, तो इसलिए हमने इसे डेफिनेटली अलग से ही लिख दिया। और यहाँ पर ये volume of output से इन्फ्लुएंस हो रहा था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों चीजों को। ठीक है। नाउ the last now the cost classification on the basis of controllability। अब आप कहोगे कितने बेसिस हो गए? तो सबसे पहले हमने बेस किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट। सेकेंड हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन किया। थर्ड जो हमने किया वो किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। अब हम जो फोर्थ कर रहे हैं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ योर कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास दो तरह का होता है, वन इज कंट्रोलेबल एंड सेकंड वन इज अनकंट्रोलेबल। कॉस्ट जिसको मैं कंट्रोल कर पाऊंगा टिपिकली बाय कॉस्ट, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर, वो कंट्रोलेबल कॉस्ट होता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और कॉस्ट जिसको मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता बाय एक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक एम्प्लॉय, वो अनकंट्रोलेबल। मतलब जिस कॉस्ट को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा वो मेरी कंट्रोलेबल है, और जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा वो अनकंट्रोलेबल है। जैसे टूल रूम के खर्चे, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तो वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। जो रिमेनिंग इसका चैप्टर है हम डिटेल में इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसे डिटेल में देख लेंगे। थैंक यू।